नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सपने पर चुनाव आयोग के कारण लगे चोट की। यह चोट राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर लगी है और चोट इतनी गहरी लगी है कि उसका सपना टूट कर केवल बिखर ही नहीं गया, बल्कि उसका दर्द हर माह 2 माह के बाद किसी न किसी रूप में छलक आता है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यह दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया है। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में खासतौर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है, चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। राहुल का इशारा मोदी सरकार पर था और उनका कहना था कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के साथ समझौता कर चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जितने लोगों ने वोट डाले उतने वयस्क लोग महाराष्ट्र में हैं ही नहीं। चुनाव आयोग पर यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। हर मतदान के बाद, हर चुनाव परिणाम में हार के बाद विपक्ष इसी तरीके के आरोप आयोग पर लगाता रहा है। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप पहले लगा चुके हैं, जिसका जवाब भी चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया था। अमेरिका की धरती से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने की जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, बीजेपी ने उसे देश के खिलाफ बताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो देश के मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाए, वो विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करने का मामला हो या देश की सरकार को बदलने का मंसूबा, कांग्रेस इसके लिए विदेश की धरती का इस्तेमाल करती रही है। देश की सरकार को बदलने के लिए कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान से मदद मांगने की बात कही थी। अपनी पिछले अमेरिका चुनाव यात्रा में राहुल गांधी ने खालिस्तानियों की भाषा में देश के सिखों के लिए खतरनाक माहौल होने की बात कही थी। कहा था कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में भारत में डर लगता है और जिसका जवाब देश के सिखों ने खुद राहुल गांधी को देकर उनका मुंह बंद कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या विदेश की धरती से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है। क्या राहुल गांधी लेफ्ट इकोसिस्टम के इशारे पर विदेश की धरती से देश पर हमलावर होते हैं? क्या राहुल गांधी को यह लगता है कि चुनाव आयोग के कारण ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था, और राहुल गांधी के इस कहने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनवाते हैं कि क्या कहा था राहुल गांधी ने। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, that look, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in... ये तो प्रधानमंत्री बनने की बात जो है राहुल गांधी कह रहे थे, और ऐसा उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री वो इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। क्या कहा, और राहुल गांधी के कहने के बाद जो है जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार उसको भी सुनते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति
इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते, झूठ फैलाने का प्रयास करते, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते, ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी मैच्योर कब होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराने का उन्होंने लगातार प्रयास किया है। अब अमेरिका में जाकर फिर एक बार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी को चाहिए कि वो हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो बोल रहे हैं तो वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईवीएम मशीन पर चुनाव होता है, लोग जो चाहते हैं उसको सत्ता में लाने का लोगों को अधिकार है, और आज तक कांग्रेस पार्टी कई साल तक सत्ता में रही है। और ये जो ईवीएम मशीन है ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में आई है। जब लोकसभा में उनको अच्छी सीटें मिली तब हमने ये सवाल नहीं खड़ा किया ईवीएम मशीन का, लेकिन जब हमको ज्यादा सीटें मिलती है, हम जहां सत्ता में आते हैं वह ये ईवीएम मशीन को सामने लाकर राजनीति ईवीएम मशीन को लेकर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं। अवश्य আছে राहुल गांधी जी की जो शिकायत, वो शिकायत ये कि महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों की तादाद में जाल वोटरों की और ये जाल वोट के चलते फर्जी वोट, फर्जी वोटर और फर्जी वोट, इसको सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव के समय जीत हासिल करने के लिए उपयोग किए थे। और राहुल गांधी जी इनकी संखत स्पष्ट रूप से बताया था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जो शिकायत, उनकी स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुई है। नहीं, मुझे ये बताइए, बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है, ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है, उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे? माननीय राहुल गांधी जी हमेशा सत्य बोलते आए हैं और वो आगे भी सत्य बोलेंगे।
राहुल गांधी जी ने कहा, आज वो सत्य को पूरी देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट उनने ईडी को बना दिया है और अपनी चुनाव लड़ने की ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को बना दिया है। और इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से इस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये ना भूले आज की वर्तमान सरकार और उसमें काम करने वाले अधिकारीगण कि ये सरकार कोई परमानेंट नहीं है। तो विदेश की धरती से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए और खासतौर पे राहुल गांधी के लिए। वो जब भी जाते हैं तो इस तरीके की बात करते रहते हैं। यार इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के इस आरोप से लोकतंत्र जो है कमजोर हुआ है और इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा और कांग्रेस के इस बयान के बाद से देश में प्रतिक्रिया किस तरीके की है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए धर्मेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पे, विदु रावल जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से और अविनाश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ। सभी मेहमानों का स्वागत है और धर्मेश शर्मा जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। धर्मेश जी, जो बातें राहुल गांधी यहाँ भारत में बोल ही रहे थे, इससे पहले इसका जवाब भी उन्हें दिया जा चुका था चुनाव आयोग की तरफ से, वही बात अमेरिका में जाकर के बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी उनको? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, जो आप इस संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो मैं आपको 2 दिन पहले के कुछ बीजेपी के बड़े लीडर्स के बयान याद दिला दूं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले थे, जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बोला था कि वो जिस तरह के निर्णय ले रहा है वो किस तरह से अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है देश के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है कि आप जो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा कहते हैं ना कि अनारकी जो स्टेटमेंट है वो उनके लीडर्स द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो गए थे और वो एक सवाल जवाब का दौर चल रहा था, जहां पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए। अगर आपको लगता है वो फैक्ट्स गलत थे तो आप उनका खंडन कीजिए, इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि वो आए पब्लिक में उनका खंडन करे कि जो फैक्ट्स राहुल गांधी जी ने दिए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सारे जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, कोई भी हवा में बात नहीं करी है। लॉजिकली आप समझ सकते हैं 5.5 से 7.5 के बीच में कैसे 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया। ठीक है, मानते हैं डेटा आने में टाइम लगता है, वो लेता है, लेकिन 65 लाख इसका जवाब तो दिया जा चुका है। कोई पहली बार तो नहीं पूछा है आपने, इसका जवाब तो दिया जा चुका है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया था। और आपने जो तुलना की धर्मेश जी, आपने जो तुलना की, जो बीजेपी के 2 नेता भी पहले वो देश के भीतर में कह रहे थे, देश के भीतर बात हो रही कि आप सीमा पार विदेश में जाकर के बोल रहे हैं। हमें जो ये बोलने की जो स्वतंत्रता है ये सबके ऊपर है। उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया हो सकता है उनके हिसाब से वो सही थे, जिससे उनकी पार्टी ने कंप्लीटली पल्ला झाड़ लिया कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी को स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको लगता है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और वो देश के अस्मिता के खिलाफ होता है, जब वो भारत लौट के आएंगे तो आप उन पर कार्रवाई कीजिएगा ना। यहाँ पे आने के बाद सब लोग चुपके हो जाते हैं, वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस है ऐसा, और उन्होंने कहीं भी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि मैं इलेक्शन कमीशन की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। वो एक सवाल के जवाब में ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ वो हमको लॉजिकली हम उसको हमारे गले नहीं उतर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, निशिकांत दुबे जी ने स्टेटमेंट दिया एसवाई कुरैशी जी के बारे में, वो भी इलेक्शन कमीशन के चीफ थे। उस टाइम पे इलेक्शन संवैधानिक संस्था नहीं था क्या? उन्होंने क्लियर बोला कि ये मुसलमानों के इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को वोट देने पे वो किया है। धर्मेश जी, बार बार आप भूल जा रहे हैं, मैंने कहा कि भाई विदेश में जाकर के, इससे पहले यही आरोप राहुल गांधी जब देश के भीतर में लगा रहे थे, हमने कोई सवाल नहीं किया। समस्या ये है, ये बात देश और विदेश की नहीं है। क्यों नहीं है? जब वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गए हैं, वहां पे अगर सवाल जवाब किया जा रहा है, हमारे मोदी जी जाते हैं उनसे भी लोग सवाल जवाब करते हैं। अभी देखो ट्रंप ने इतना टैरिफ के ऊपर इतना ड्रामा किया हुआ है, हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारा पूरा जो ट्रंप अपने देश में कर रहा है ना, आप बात ही नहीं समझ रहे धर्मेश जी। अब ट्रंप इंडिया में आकर के, देखिए आप है ना, ये लाइन मत पकड़िए, वो विदेश में बोल रहे हैं, वो देश में भी बोलते हैं, वो विदेश भाई इसको आप कैसे नहीं कहते कि इस लाइन को नहीं पकड़े? क्यों नहीं पकड़े? देखिए लाइन, देखिए इट्स नॉट, ये लाइन पकड़ने वाली बात नहीं है, ये कि सवाल के जवाब में उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, फैक्ट्स को आप डिनाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप खुद लॉजिकली एज ए लॉजिकल पर्सन ये समझिए, 65 लाख लोग 2 घंटे के अंदर कैसे बढ़ गए सर? कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम चाहिए पूरे महाराष्ट्र। इसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी है धर्मेश जी, इस पर बहुत सारी क्लैरिफिकेशन जो है चुनाव आयोग ने भी दे दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया था। आप एक बात समझिए, राजनीति के अंदर बातें होती रहती है, बातें उठती रहती है, नई नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें बार बार निकल के आती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक व्हाइट पेपर निकालिए ना इसके ऊपर, संसद को व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। संसद का, सरकार का ये एक कहते हैं दायित्व बनता है कि अगर कोई विपक्ष का नेता किसी चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आके आपको सेटिस्फाई करते हैं ना। लोकतंत्र भाई तो पार्लियामेंट के भीतर में आकर के कहिए जो आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो श्वेत पत्र की मांग कीजिए ना। आप विदेश में आप जाकर के, आप ट्रंप से जाकर के मांगिएगा क्या?
आपने एक बार में तो नहीं कहा कि इस पे श्वेत पत्र जारी करे सरकार, आप मांगिए तो। उस पूरे इवेंट में ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस पूरे में क्या यूएस की सरकार का कोई प्रतिनिधि प्रेसिडेंट था? हमारे नहीं, आप वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, तो आपका भी मांग तो कीजिए। उनको तो पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता को, राहुल गांधी को पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, इसीलिए श्वेत पत्र। सर आप 2 मिनट, अगर कोई विपक्ष का नेता बार बार आरोप लगा रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सेटिस्फाई करना, बनती है कि नहीं बनती? वो बार बार अगर ये बात कह रहा है, फैक्ट्स पे बात कर रहा है, फैक्ट्स को डिनाई करिए ना। कौन फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते सर, आप फैक्ट्स को डिस्टर्ब फैक्ट्स को एक बार नहीं दर्जनों बार डिनाई किया गया है जब वो देश में बोलते थे। अब विदेश में वो जाकर के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें फैक्ट से लेना देना नहीं है, उन्हें जवाब सुनना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ देश को बदनाम करना है। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी जवाब देंगे बेहतर तरीके से आपका। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं आपको। विदु रावल जी जो ये कह रहे हैं जरा आप सुन भी रहे हैं, मुझे लगता है कि सीधा जवाब पे ही आते हैं जी। मुकेश जी, आपके दर्शकों को और आपको और आपके पैनलिस्ट को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक बहुत अच्छे से आ रही है जी। जी मुकेश जी, आपने बहुत अच्छे नोट पर जो है पिछला कन्वर्सेशन एंड किया कि जब आपको सुनना ही नहीं है तो आपको जबरदस्ती कोई नहीं सुना सकता। जागते हुए सोने का नाटक करने वालों का कोई मदद नहीं कर सकता, उनको कोई नहीं जगा सकता। देखिए, मैं साबित करता हूं कि राहुल गांधी जो हैं एक आदतन महा झूठे हैं। राहुल गांधी ने देश की संसद के अंदर खड़े होकर 3 फरवरी 2025 को इसी साल देश की संसद में, लोकसभा में खड़े होकर कहा कि पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, और फिर उन्होंने फिगर दिया कि 70 लाख वोटर्स जो हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ा दिए गए। यानी विधानसभा में लोकसभा से बढ़ाकर जो है 70 लाख नए वोटर्स ऐड कर दिए गए। जबकि उसके बाद उनके प्रवक्ता और सभी लोग और इलेक्शन कमीशन का भी ऑफिशियल ये साइट है कि 40 लाख वोटर्स बढ़े थे। तो पहली बात तो ये संसद के अंदर झूठ बोल चुके हैं, अब ये फैक्चुअल हो गया है। 70 लाख उन्होंने कोट किया था, वो बता दे 70 लाख हुए हैं या नहीं हुए, अभी भी खड़े हैं क्या, उन पर प्रिविलेज मोशन भी चलना चाहिए इस पर। दूसरा, उन्होंने एक और झूठ बोला, उन्होंने कहा कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के वोटर्स हो गए। ये भी बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि जो एडल्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो 9.77 करोड़ है, यानी 9 करोड़ 70 लाख है। जबकि वोटर जो थे वो 6 करोड़ 54 लाख लोगों ने के करीब ने वोट किया। तो ये भी एक और झूठ है। लेकिन राहुल गांधी झूठ है केवल इसी विषय पर झूठे हैं ऐसा नहीं है, राहुल गांधी आदतन झूठे हैं। राहुल गांधी ने पेगासस के मामले में झूठ बोला, देश के मामले को में देश की संसद को गुमराह किया, देश के अंदर झूठ बोलते रहे लगातार कि हमारे फोन हैक कर लिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत लाओ, अपना फोन तक भी नहीं दिया, अपना फोन तक भी जांच को नहीं दिया, जिस पर आरोप लगा रहे थे कि फोन मेरा हैक है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया। रफाल के मामले में चौकीदार के नाम से भद्दे नारे लगाते रहे, बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर और लिखित में माफी मांग कर आए हैं कि नहीं जी मुझे माफ कर दो। 3 बार माफी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि लिखित में अनकंडीशनल माफी मांगो तब छोड़ेंगे। लिखित में अनकंडीशनल माफी मांग कर आए, आदतन झूठे हैं। राहुल गांधी जो हैं और उनके प्रवक्ता जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या यूं कहूं कि नासमझ हैं, ये भी बात साबित बड़े आराम से हो सकती है। देखिए, उनका जो कैरेक्टर है वो ये नहीं समझते हैं, वो ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि 2004 में भी महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा के बीच में यही 5 महीने थे। तो उस समय जो वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी वो 29,54,000 यानी कि 4.69% थी। वहीं बढ़कर अगला जो लोकसभा का चुनाव था 2009 में, उसमें 30,14,000 यानी 4.31% की वृद्धि हुई है। अब जो इस बार हुआ है 2024 में, वो विधानसभा और लोकसभा के बीच में 40,79,000 यानी कि 4.39%, जो कि 2004 के मुकाबले कम है। और मुझे लगता है ये सारी चीजें चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था, प्रेस रिलीज किया था, सारी चीजें आई थी। कोई तो है कि मैंने सुनना ही नहीं है। लेकिन इससे भी खतरनाक मुकेश जी क्या है, इन दोनों बातों से, वो झूठे हैं, वो नालायक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, वो बड़े दुर्भाग्य से देश के नेता प्रतिपक्ष है और वो भारत विरोधी आचरण रखते हैं। वो लगातार विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, ये सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी पे था जो धर्मेश जी उसका जवाब नहीं दे रहे थे। मेरा सवाल भी यही था धर्मेश जी।
2023 में लंदन में जाकर कहते हैं कि एक मिनट रुक जाइए। धर्मेश जी मैं आऊंगा, जरा प्रजापति जी के पास जाऊंगा पहले जी। खत्म करने दीजिए मैं आपने बहुत डेटा प्रेजेंट किया, तो आपकी बीजेपी के जो प्रवक्ता नहीं ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा धर्मेश जी और कलेक्ट कर लीजिए आप, और डेटा कलेक्ट कीजिए आप, मैं आऊंगा। मुझे बताइए आपका डेटा का सोर्स क्या है, मुझे बताइए आप धर्मेश जी आप डेटा कलेक्ट करके रखिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। मैं मेरी सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे जी मैं विद्युत जी मैं चाहूंगा थोड़ा छोटा करें, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास, प्रजापति जी हमारे साथ हैं, आपको सुन रहे हैं और धर्मेश जी को भी सुन रहे थे। ये प्रजापति जी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो कहा है वो ठीक कहा है? और दो चीजें हैं, एक तो जो कहा है वो सही है या गलत है, उस पर मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी, और दूसरी बात भारत के बाहर जाकर के विदेश की धरती पे जो उन्होंने कहा है, और एक बार नहीं है दूसरी बार है, जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दूसरी बार उन्होंने कहा है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? आप भी विपक्ष में शामिल है, आपकी पार्टी भी विपक्ष की बड़ी नेता पार्टी है, क्या आपको लगता है कि आपको समझाना चाहिए, आपकी पार्टी के नेता को, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि भी जो भी है देश के भीतर में बात करो? राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। राकेश जी अनम्यूट करें। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सॉरी जी मुकेश जी, राहुल गांधी पोजीशन में भारत के बड़े हैं और निश्चित रूप से को बेकार करने का काम भारत की मीडिया द्वारा किया गया है, कुछ लोगों द्वारा किया गया है, और जिस तरीके से वो लगातार कोरोना पर बोले थे, जिस तरीके से वो जीएसटी पर बात करते थे, जिस तरीके से वो नोटबंदी पर बात करते थे, तब उनको सराहना जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कहते हैं कि प्रतिदिन एक महाविद्यालय बन रहा है, हर सप्ताह एक विश्वविद्यालय बनना है, हर सप्ताह एक एम्स बनना है, हर सप्ताह एक IIM बनना है। अगर ये वास्तविकता है तो कहाँ बन रहे हैं, धरातल पर कहाँ पर है, कहीं नजर आते हो तो बताएं। हमारे देश में रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साल हो गए, 11 साल, 1-2 साल नहीं हुआ, 11 साल हो गए। 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताने का कार्य करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन जाकर के अमेरिका में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और वहां जाकर के मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या उस समय देश शर्मसार नहीं हुआ था? यहाँ रह करके, भारत में रह करके जय श्री राम के नारे लगाते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के कहते हैं कि मैं वहां बुद्ध की धरती से आया हूं। तो कई तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी देश का बुद्ध और राम अलग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा प्रजापति जी, बुद्ध और राम अलग नहीं है। भरभर के बेड़ियां लगा करके वहां से लोगों को भेजा गया था कि उससे देश हुआ था, देश का सब झुका नहीं था। किस तरीके से अमेरिका ने हमारे देश के नागरिकों को 75 साल के इतिहास में, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका से बेड़ियां लगा करके भेजने का कार्य किया था। तो क्या देश कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? अब जो आदमी गलत तरीके से विदेश जाएगा उसको सही तरीके से फूल माले के साथ थोड़ी ही लाया जाएगा वहां से। 75 बार इसकी बात हो गई है, फिर एक ही चीज़ को आप लोग बार बार रटे जा रहे हैं। जी मैं आऊँगा विदु जी, मैं अविनाश जी के पास जाऊँगा एक बार। अविनाश जी, आप सभी हमारे वक्ताओं को आपने सुना, दो चीज़ें हैं, एक तो जो राहुल गांधी ने कहा, और इससे पहले आप मणिशंकर अय्यर को भी सुन चुके हैं, पाकिस्तान में जाकर के वो मदद मांग रहे। तो विदेश की धरती से कांग्रेस या कहें विपक्ष जो है, क्यों उनको दूसरे देशों से ही उम्मीद है? अपने देशों में कुछ लगता है कि उनको विश्वास नहीं मिलता है या लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो शायद वो सीमा के बाहर जाकर के उन चीज़ों को तलाशते हैं जो उनको सीमा के भीतर नहीं मिलता। अविनाश जी, आपके सारे जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आपने मणिशंकर का नाम लिया, खुद राहुल गांधी ये पिछली ट्रिप पे गए थे तो कह रहे थे अमेरिका और जर्मनी और इंग्लैंड को कि आप भारत में आके इंटरवीन करो, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मर गया है। इनकी राज्य में जब इनकी सरकार रहती है तो इलेक्शन कमीशन और EVM बिल्कुल ठीक हो जाता है। दरअसल बात यह है कि घोषित रूप से ही इज पार्ट ऑफ सोरेस टूलकिट गैंग। राहुल गांधी अपने मालिक के चाटुकारिता में अपने मित्र, बल्कि थोड़ा सिनाइल हो गए हैं, सैम पिट्रोडा, उनके साथ अमेरिका में ही और मामले हो जाते हैं। अगर ये इस तरह का काम नहीं करेंगे, ऐसे वक्तव्य नहीं बोलेंगे, तो इनका दाना पानी सोरोस बंद कर देगा। ये तो घोषित रूप से सोरेस टूलकिट और सोरेस गैंग के मेंबर है, ये तो ओपन एक्शन है। अगर किसी भी पौधे पर बैठे आदमी के वक्तव्य में दम ना हो तो ऐसे आदमी का क्या वक़्त है?
तीन राज्य में उनकी सरकार चल रही है। अच्छा, मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं, ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, इसी में एक बाई इलेक्शन हुआ था एमपी का, जो शायद कांग्रेस जीती है, नांदेड़ का जीत, उसमें क्या हो गया? मतलब असेंबली जीत गई भाजपा, कोई इलेक्शन कमीशन खराब, आप बाई इलेक्शन जीत गए, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसी इलेक्शन के दौरान, उसी टाइम पीरियड में उन्हीं वोटर लिस्ट और उसी वोटर के साथ, तो बिल्कुल अविनाश जी, ये तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आप लोग को रोकना चाहूंगा। और हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से अमेरिका में जाकर के देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं, दूसरी बार, इससे पहले भी किया था। अविनाश जी, अपनी बात को 10 सेकंड में पूरा कीजिए, उसके बाद मैं फिर वापस जो है धर्मेश जी के पास आऊंगा, फिर विदु जी के पास। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, ज्ञानवर्धन करना चाह रहा था कि पार्लियामेंट में कह रहे थे कि शिरडी का एक कोई जगह है जहां पे 20,000 लोग ऐड हो गए, तो क्या वहां पे अमूमन एक बूथ पे 1,1200 वोट होता है, तो क्या शिरडी के इंस्टीट्यूट में 20 बूथ बने हुए थे? कुछ बोल जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट पैंट, और क्या मतलब टाई सूट अंडरवेयर, पता नहीं क्या कह रहे थे। बस इनके केवल दिमाग में पॉलिटिक्स नहीं है, ही इज अ जोकर, और वो जीवन भर जोकर ही रहेंगे। अब इनके प्रवक्ता, ठीक है, ये व्यक्तिगत हमले हम अपने ये में नहीं करते हैं, किसी के भी व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं। जी धर्मेश जी बताइए। ठीक है, अब मैं धर्मेश जी का, धर्मेश जी क्या लगता है कि ईसी का, अभी बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईसी के फ्रस्ट्रेशन को जो ईडी के फ्रस्ट्रेशन को ईसी पे निकाल रहे हैं। अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या ये देखिए सर, ईडी का फ्रस्ट्रेशन ही है, आप कुछ भी कह लीजिए, वो मैटर सब जुडिस है, अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ऑलरेडी चार्जशीट उन्होंने फाइल कर दी, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मेरे को लगता है कि उसके बारे में बात करें। ठीक है अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब है। 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई थी इस बार, हाँ ठीक है, और जो 7:30 बजे जो डेटा निकल के आया था वो 67.09% था, ठीक है। मोटा मोटा करीब 10% के आसपास का इंक्रीमेंट, ठीक है। जो मोटा जो रावल साहब के डेटा के हिसाब से करीब 55 लाख के आसपास का फिगर बैठता है। आप लॉजिकली मुझे बता दीजिए 2 घंटे के अंदर इतनी वोटिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। नहीं, ये केवल वोटिंग का बात नहीं है ना मसला, ये केवल वोटिंग का मसला नहीं है। बताइएगा, आप जो डेटा दे रहे हैं, मैं चेक करूंगा। मैं एक चीज बताता हूँ ना, देखिए इस पे जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात की थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये केवल ये वोटिंग 2 घंटे के भीतर की बात नहीं है। जो डेटा जब 5 बजे जब वोट खत्म होता है, उसका 1 घंटे के बाद जब ईसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उनके पास जो डेटा होता है वो डेटा एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह से ईवीएम जो है वो आती नहीं है, उनके पास रिपोर्ट नहीं आती है। नेक्स्ट डे जो है ना वो उसका एक्यूरेट डेटा आता है। ये बात भी कह चुके इलेक्शन कमीशन, और वो उसमें जो है इजाफा हो सकता है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, देखिए वेरिएंस जो होता है ना 3 से 4%, 5% का वेरिएंस हो सकता है सर। और दूसरा मैंने 2009 में है ना जयपुर में जब मैं था, लकीली मुझे सौभाग्य मिला था एक बूथ पे काम करने का, जब ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ डेटा देने में ईसी को उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसके मैनुअल भी डेटा आपका ना एंट्री होता रहता है, ठीक है। मुझे नहीं पता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या गई, पर उस टाइम जब मैंने ईवीएम के साथ काम किया था उतना डेटा में डिफरेंस नहीं आता था। मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर मंच पे जाके किसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं और वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं, और जब वो भारत आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके डाउट्स को क्लियर करें कि हमारा एक विपक्ष का नेता इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। अगर वो गलत होंगे तो फिर वो गलत होंगे। जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जो सवाल आप विदेश में जाकर के उठा करके देश में जवाब मांग रहे हैं, वो देश में क्यों नहीं सवाल उठा सकते आप? अरे क्यों वहां पर जाकर उठा रहे हैं? यहाँ पर उठाइए ना। और फॉर्म 17C जो है वो उसके बारे में सब है, उस सारे डेटा जो है ला करके रख दिया था उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ना। रावल जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलना, ठीक है। वो आप सारा ज्ञान दोगे, वो बेकार की बातें हैं, वो आज तक आप मुझे फैक्ट्स नहीं बताओगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, तब आपके बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोलते अपने लीडर के बारे में? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आप इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। अविनाश जी एक मिनट आप सुनिए जरा, एक मिनट अविनाश बातें आपको शोभा नहीं देती है कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, इतने पारिवारिक व्यक्ति को जोकर बोलना सही नहीं है, ठीक है। आप अपने देश में आएंगे, ठीक है, चलिए वो व्यक्तिगत हमला मैं भी उसका विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अविनाश जी प्लीज, धर्मेश जी आपने जो कहा, धर्मेश जी बिल्कुल नहीं बोल सकते जोकर। धर्मेश जी आपने जो कहा, ठीक है, विदु जी जवाब देंगे उसका, विदु रावल जी जवाब दे रहे हैं जी। आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते किसी के बारे में, ठीक है, कोई किसी के बारे में आप सबका प्रयोग नहीं करेगा। अविनाश जी प्लीज। अरे कर दिया आपने भाई, इतने वफादार मत बनिए, हो गया, कह दिया आपने, बार बार डिबेट का समय मत नष्ट कीजिए, कह दिया आपने, सुन लिया सबने, हो गया अविनाश जी हो गया। धर्मेश जी चुप है। अविनाश जी, विदु रावल जी बहुत सभ्यता से निवेदन कर रहा हूं इस तरह की। ठीक है, धर्मेश जी हो गया, आप नहीं करें जी। विदु रावल जी
मोर लॉयल देन अ किंग हिमसेल्फ मत बनिए, ध्यान से रहिए। आपने कह दिया, सबने सुन लिया, ठीक होगी, बात खत्म। अच्छा धर्मेश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपने जानकारी मुझसे मांगी भी है, मेरे लिए इनकम्बेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई। जो महाराष्ट्र के जिस चुनाव की बात कर रहे हैं आप, इसको लेकर आपने किसी भी देश के कोर्ट में कोई केस दायर नहीं किया है। पहली बात, किसी केस में कहीं पर नहीं। ऐसा नहीं कि आपने अपने कोई संवैधानिक सारे के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं, उसके बाद कहीं और कोई सुन नहीं रहा तो विदेश में जाके तब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसके सेक्शन 24 के अंदर एक जो है धारा है जिसमें कही जाती है, सेक्शन 24 में ये प्रावधान है कि आप कोई भी वोटर लिस्ट जो है, जो इलेक्शन शुरू होने के बाद, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद चेंज नहीं होती, तो रफली आपको 32 दिन मिले थे। इन 32 दिनों में आपको पता है, मैंने बताया 9 करोड़ 70 लाख महाराष्ट्र में वोटर्स थे। 97,325 जो ऑफिसर्स थे, सरकारी अधिकारी थे, यानी 1 लाख के करीब सरकारी अधिकारी इलेक्शन के काम में लगे हुए थे। जो आपकी पार्टी के, जैसे 2009 में आप बूथ एजेंट थे, ऐसे आपकी पार्टी और सब पार्टियों को मिलाकर 1 लाख से अधिक BLA थे, बूथ लेवल एजेंट जिसको बोलते हैं। इनमें से किसी ने भी इन 1 महीने तक कोई जानकारी नहीं इनको मिली थी, सोए हुए थे 1 लाख लोग आपके, और चुनाव हारने के बाद क्रिस्टियानी, अविनाश जी प्लीज इनको बोलने दीजिए, अविनाश जी प्लीज पूरा करने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। इनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चुनाव हारने के बाद ही सारी सुध आई। 1 महीने तक कितनी, जो फर्स्ट कंप्लेन इसमें सेक्शन 24 में दी जाती है, वो डीएम को दी जाती है। वो डीएम के पास केवल पूरे महाराष्ट्र में 89 कंप्लेन्स आई, जिनकी 89 की को उन्होंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद भी एक कंप्लेन, इसका जो एपिलेट अथॉरिटी होती है, जो सेकंड कंप्लेन जाती है, वो सीईओ पर जाती है। राज्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं, सीईओ जो होते हैं, उनके पास केवल एक कंप्लेन गई और उसकी कहीं पर कोई अपील नहीं हुई। तो ये मामला वहां पर सेट हो गया था। फिर दिक्कत आई जब ईवीएम्स खुले और जब आप हार गए, तो हारने की बजाय ब्लेम जो है अपने निकम्मे नेतृत्व पर ना चला जाए, उस नेतृत्व पर ना चला जाए जिसके पास रिकॉर्ड है पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चुनाव हारने का। इसलिए आप लोग जो है इधर उधर की बात करने लगे। लेकिन मेरी परेशानी से अधिक है, जो पिछली बार मैं बता नहीं पाया, वो ये है कि हमारे नेता, हमारे कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष लगातार भारत विरोधी आचरण जो है दिखाते हैं, भारत के साथ, भारत के बाहर जाकर, विदेशी भूमि में जाकर करते हैं। आप ये जो बोल रहे हो, वहां जाकर वो लोग आकर ठीक कर देंगे क्या ये समस्या? जहां पर आप ये बात कह रहे हैं, क्या ये फोरम वहां से आकर ये समस्या ठीक हो जाएगी? 2023 में यही राहुल गांधी जाकर लंदन में कहते हैं कि व्हाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी इज रिडंडेंट इन इंडिया। पश्चिमी ताकतें चुप क्यों हैं? भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या चाहते हैं? पश्चिमी ताकतें आकर हमला कर दें भारत पर, या भारत को जबरदस्ती जो डिथ्रोन कर भारत की चुनी हुई सरकार को उखाड़कर राहुल गांधी को सिंहासन पर बिठा दे, जैसे उनके परदादा को बिठाया था, जैसे नेहरू को बिठाकर गए थे अंग्रेज, ऐसे दोबारा आकर हिंदुस्तान पर अटैक कर वापस चुनी हुई सरकार हटाकर कर दे। 2024 में ये कहते हैं, अमेरिका में जाकर, यूएसए में पिछले साल कहते हैं, और एक सिख को खड़ा करके कहते हैं, एक सिख ऑडियंस में खड़े होकर, अविनाश जी, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारों में पगड़ी और कड़ा पहनना बंद हो गया। वही सिख बाहर आकर कहता है कि ये बचकानी बात करते हैं और ये बेकार बात कही राहुल गांधी ने, उसी सिख को जिसको खड़ा करके इन्होंने कहा था। 2017 में चाहे बार्कले यूनिवर्सिटी में कहना हो कि लोकतंत्र खतरे में है, चाहे 2019 में भारत को, समाज को सहिष्णु कहना हो, चाहे 2021 में कैम्ब्रिज में। दरअसल विदु जी, वो जो सिख को बताया गया था, वो इनफैक्ट किसी सिख को, वो खालिस्तानी भाषा थी, वो खालिस्तान को समर्थन कर रहे थे। वो तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल खालिस्तानी भाषा वो बोल रहे थे। और दिक्कत यह है मुकेश जी, मैं अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए, वो जाकर विदेश में, अमेरिका में जाकर कहते हैं पिछले साल दैट अमेरिका, लाइक अमेरिका, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार की बचकानी बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी, इसका जवाब, इन सारी चीजों का जवाब है। समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ी सुंदर शब्दों में इस बात को कहा, आईपी सिंह जो है समाजवादी पार्टी के नेता ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा राहुल गांधी के बारे में, उनके सहयोगी ने, कि राहुल गांधी की उम्र 55 की है। लेकिन आप क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? आप जाइए ना कोर्ट में, लेके जाइए फैक्ट, आप ये डेटा लेके उम्र आप लेके जाइए ना कोर्ट के अंदर। आप क्यों नहीं जा रहे? डेटा से इनको प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, ठीक है, तकलीफ है, आप जाओ।
ठीक है, अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, धर्मेश जी मैं आऊंगा उसके बाद आपके पास। एक बार अविनाश जी को सुन लेते हैं, एक बार अविनाश जी को सुनते हैं। जी अविनाश जी। मुकेश जी, बहुत शॉर्ट पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर इतने ज्ञानी आदमी है, मैं अपना वक्तव्य वापस नहीं ले रहा हूँ, पर ज्ञानी आदमी है, कह रहे सिटीजन फॉलो किया और जनता के काम में लग गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट पे निशिकांत दुबे की बात है, आपको यह बताना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कि इंदिरा गांधी ने 1978 में बीबीसी के पे क्या कहा है। ठीक है, देखिए सब आप सब एक साथ बोलेंगे, किसी की बात कोई सुनेगा नहीं। एक ठीक है, बिदु जी, अविनाश जी बोलिए। अब मैं ठीक है, धर्मेश जी आप बोलिए। धर्मेश, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अक्सर दिक्कत होती है डिफेंड करने में। तो क्यों बाहर जाके बोल रहा है, क्योंकि देश में आप सुन नहीं रहे हैं उनको। जी बोलिए धर्मेश जी, बोलिए। नहीं हो गया सर, मेरा आंसर हो गया। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात समझिए कि अगर आपको लगता है कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो आप उन पे आके यहाँ पे एक्शन लीजिए ना। इंडिया के अंदर बार बार इंडिया आते हैं, बार बार बाहर जाते हैं, भारत से बोलते हैं आपको इतनी प्रॉब्लम है, इतनी शिकायत। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज कट रही है। धर्मेश जी आप साथ में बोल रहे हैं तो कुछ आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे पता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डिफेंड करने में अपने नेताओं को दिक्कत होती है, क्योंकि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर किसी भी तरह की। नहीं तो जरा अच्छे से बताइए, अभी सुन नहीं रहे थे लोग, आपकी आवाज जो है डिस्टर्ब हो रही थी। बताइए मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे लीडर ने एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया है बाहर विदेश में, ठीक है, आपको लगता है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो वापस आएंगे, आप उन पे एक्शन लीजिए। विदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक, विदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब धर्मेश जी जब खत्म करेंगे तब मैं आऊंगा आपके पास। जी धर्मेश जी, मेरा कह रहा हूँ, आप इंडिया जब आते हैं आप उन पे एक्शन लीजिए ना, वो डिफेंड करेंगे ना अगर वो गलत है तो। आपके पास इतना डेटा है, आप एक्शन लीजिए ना। बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे को लगता है विदु जी को बुलाना चाहिए था, उनसे डेटा तो ये लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने वो डेटा क्यों नहीं दिखाया। चलिए, ये आपकी बातें बड़ी बचकानी है, ये बातें बड़ी बचकानी है। फिर भी मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसका जवाब दे पाता। लेकिन विदु जी के पास मैं आखिरी 10 सेकंड में चाहूंगा, 10 सेकंड में अगर जवाब दे दें विदु जी, तो उसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप एक बड़ी समस्या हो गई कांग्रेस के समर्थकों की, उनके प्रवक्ताओं की, कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों के अंदर भी निकाल के डाटा दिया, इन्होंने नहीं पढ़ा। ये क्या पढ़ते हैं, वो फर्जी नेशनल हेराल्ड की किताब पढ़ते हैं, वो अखबार फर्जी पढ़ते हैं जो कि छपता ही नहीं है। राहुल गांधी के भाषण सुनते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस नहीं मिलता है। दिक्कत देश की यह है कि राहुल गांधी जो है झूठ बोल रहे हैं। और अभी देखिए, मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया विदु जी। अभी एक पॉडकास्ट राहुल गांधी जी का है, गांधी जी के बारे में, जो उन्होंने कहा कि लंदन में उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया था। मैं मानता हूं उनकी चूक हो गई मुंह से, तो लेकिन उनको करेक्ट कर देना, संजीव दीक्षित जी को भी करेक्ट करना चाहिए, उसको भी करेक्ट नहीं किया। धर्मेश जी, आपको तो इतिहास पता है ना, जो कहाँ वैसे एक चीज मैं विदु जी मैं आपको जानना चाहूंगा कि ये जो गांधी जी वाला प्रकरण है, ये सिवाय महात्मा गांधी जी के किताब में जो उनके ऑटोबायोग्राफी है, उसके अलावा कहीं पर कोई जिक्र नहीं है इसका। जो ट्रेन से जो बाहर वेस्ट हमने गांधी जी का हमने गांधी जी की बहुत बड़ी बड़ी बातें मानी हैं। ऐसी बातें भी मानी है जिनका शायद सभी लोग सहमत नहीं थे, लेकिन उनके प्रति आदर, क्योंकि वो आदर्श थे, उनकी बातें मानते रहे। ये एक छोटी सी बात ये भी मान लें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब ठीक है, हम लोग तो मानते आए, चूंकि बचपन से पढ़ते आए तो मानते, लेकिन आज मैंने सोचा कि भाई जब राहुल गांधी भूल सकते तो हो सकता है कि ये बात जो है इसमें भी कहीं सच्चाई है या नहीं, इस बात का कोई जिक्र कभी किसी ने नहीं किया, कोई जानने की कोशिश नहीं की। के बारे में कृपया ना बोले कुछ आप, ठीक है? आपको बहुत गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा, गांधी जी नहीं बोले। गांधी जी आपको गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा सर। गांधी जी के एक्सक्लूसिव है क्या गांधी जी? रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप चलिए ठीक है, इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, समय की कमी है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विदु रावल जी आपका, राकेश प्रजापति जी आपका और अविनाश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन राहुल गांधी का अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के कारण ही वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, और चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं और उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है। और यही बात जो है शायद उनको खल रही है, और यही वजह है कि भारत में तो वो बोलते ही हैं, भारत में अपना फ्रस्ट्रेशन जो है निकालने के बाद वो विदेश की धरती पर भी जाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।